विनय जी, ये समझाइए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर शिवसेना के विधायक अगर टूट रहे हैं उद्धव ठाकरे से, कुछ तो फंडामेंटल कारण होगा। चलो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का आप एक बहाना हो सकता है, सीबीआई का बहाना हो सकता है, इनकम टैक्स का बहाना हो सकता है, जेल जाने का बहाना हो सकता है, बट इसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में विधायक टूट जाएंगे, और वो भी बाला साहब ठाकरे की पार्टी और उनके बेटे से टूट जाएंगे। दूसरे कुछ तो और कारण होंगे ना गंभीर, वो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए मेरा अपना ऐसा मानना है, रवि ज्यादा इस पे अच्छी प्रकाश डालेंगे, तुलसी मुझसे ज्यादा जानते हैं उस बारे में, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, जो मैंने पिछले 7-8 साल में बॉम्बे में रह के देखा, वो ये कि शिवसेना अपने संगठन के मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई है। संगठन से राजनीतिक दल बनने की एक जर्नी होती है। आप संगठन मजबूत हैं, संगठन का एक तरीका होता है काम करने का, लेकिन राजनीतिक दल अगर आप बनते हैं उसका एक अपना और तरीका होता है काम करने का, और उस राजनीतिक दल में आपको अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जिला प्रमुखों से, अपने कॉर्पोरेटर से रेगुलर संवाद, रेगुलर बातचीत और रेगुलर पर्सनल कनेक्ट बनाना बहुत आवश्यक होता है। और उससे भी ज्यादा आवश्यक होता है आपका पॉलिटिकल एंटीना बहुत शार्प होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब नवीन पटनायक पहली बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, वो अमेरिका से आए थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी राजनीति के बारे में, अपने पिता की विरासत लेकर के वो मुख्यमंत्री बने। और उस वक्त प्यारी मोहन महापात्रा जो रिटायर्ड उस टाइम पे ब्यूरोक्रेट रहे, उन्होंने लिटरली उनका हाथ पकड़ के उनको राजनीति सिखाई, और वो उनके सबसे बड़े ट्रबल शूटर और सबसे बड़े कॉन्फिडेंट बन गए। और सारी लोग कहते थे कि असली मुख्यमंत्री का घर प्यारी मोहन महापात्रा का है, नवीन पटनायक का नहीं। 2012 में जब नवीन पटनायक पहली बार विदेश यात्रा पे लंदन गए, प्यारी मोहन महापात्रा ने बगावत की। उस बगावत को नवीन पटनायक ने 12 घंटे में खत्म कर दिया। पॉलिटिकल एंटीना शार्प रखना आवश्यक होता है। मेरे ख्याल से 2 साल के कोविड और एक अच्छे प्रशासनिक बनने की चाह कह लीजिए, या उसकी जो तारीफ हुई थोड़ा बहुत उसको लिए कह लीजिए, उस चक्कर में उद्धव ठाकरे ये भूल गए कि वो प्रशासन चलाने के साथ साथ एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके मुखिया हैं, और राजनीतिक जो गूढ़ तरीके होते चाहिए अपने संगठन को साथ रखने के, उसमें उन्होंने कमजोरी दिखाई है। देखिए, मैं फिर यही बोलूंगा कि रवि और तुलसीदास ज्यादा बताएंगे। मुझे बहुत आश्चर्य होता था जब मैंने देखा कि इस सरकार बनने के बाद संजय राउत उस सरकार के चेहरे बन गए। संजय राउत मास लीडर नहीं है, और आप अगर किसी भी नॉन मास लीडर को प्रोमिनेंस देंगे, बहुत सारे नेताओं को उस बात की जलन होती है, स्पेशली जो मास लीडर्स होते हैं उनको इस बात की जलन होती है कि भाई सारा तो यही छाए रहते हैं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। पॉलिटिकल मैनेजमेंट में उद्धव ठाकरे की कमजोरी रही है, संगठन की मानसिकता से शिवसेना बाहर नहीं आ पाई है, राजनीतिक दल की तरह से काम नहीं किया है, और ये सब मिला जुला के ईडी का प्रेशर, जो डर है केंद्रीय एजेंसीज का, और जो एक थ्रेट की तलवार लटकी हुई है सबके ऊपर, उन सबको मिला जुला के ये समस्या आज खड़ी हो गई। क्या उद्धव ठाकरे इस क्राइसिस के बाद भी कामयाबी के साथ शिवसेना को खड़ा कर पाएंगे, या यहां से शिवसेना बहुत मार्जिनलाइज होती चली जाएगी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में? विनय जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अगर शिवसेना को दोबारा उनको मजबूती पे लाना है तो उन्हें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए, आज उन्होंने कुछ हद तक कुछ बातें एडमिट भी कर ली। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक जगह ये भी कहा कि, और उनके कई और आज उनके जो समर्थक हैं एनडीए में, उन्होंने भी कहा कि भाई 2 साल तो कोविड था, तो लोगों से ज्यादा मिलना जुलना संभव नहीं हो रहा था। लेकिन देखिए, कोविड हर पार्टी के लिए था, केवल शिवसेना के लिए नहीं था, केंद्र में बीजेपी के लिए भी था। लेकिन आप बिल्कुल अबैंडन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है उनको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। एक जो मातोश्री से, हाईकमांड से सब कुछ चलता है, रिमोट कंट्रोल से चलता है, वो बाला साहब के जमाने में चलता था, क्योंकि बाला साहब का 100% कंट्रोल था और लोगों की 100% लॉयल्टी थी। आजकल पॉलिटिकल लॉयल्टी थोड़ी फिकल होती है, और उसमें अपने तौर तरीकों को जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक दोबारा पार्टी को मजबूत करना मुश्किल होगा। असंभव नहीं है, क्योंकि लेगेसी ठाकरे की अभी भी, बाला साहब की ठाकरे की उनकी लेगेसी अभी भी उद्धव के पास ही होगी नेचुरली। और दूसरी चीज जो उनको एक थोड़ा मुझे लगता है संभल के चलना पड़ेगा, पुत्र मोह में बाकी सीनियर लीडर्स को नजरअंदाज ना करें, ये भी साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पुत्र मोह की वजह से कुछ सीनियर लीडर्स को साइड लाइन किया गया है, और जो अच्छा नहीं होता संगठन बनाने के लिए। रवि, आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे हैंडल कर पाएंगे, यहां से बेहतर कर पाएंगे? मेरा यही कहना है कि उद्धव ठाकरे के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी शिवसेना में कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन शिवसेना के पास में अपना एक कैडर है जो ओवरटेक करते रहता है, सुपरसीड करते रहता है। एक सबसे बड़ी बात है कि जो पुत्र मोह की बात विनय जी ने कही, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने शिवसेना का वर्धापन दिन अभी हुआ, फाउंडेशन डे हुआ पिछले ही हफ्ते, उसमें एकनाथ शिंदे नीचे बैठे थे, स्टेज के नीचे बैठे थे। उसके बाद उनको सुभाष देसाई ऊपर लेके आए, और उन्होंने उनको जो बैठने की जगह थी वो थी कि उनकी सीटिंग अरेंजमेंट थी कि उद्धव ठाकरे बैठे थे, फिर आदित्य ठाकरे बैठे थे,
फिर दिवाकर रावते जो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक माने जाते हैं, और उसके बाद में एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे का रैंक पार्टी में तीसरे नंबर से आगे निकल गया है। ये आदित्य ठाकरे के बारे में एक और मामला ऐसा है कि जब उद्धव ठाकरे किसी से भी मिलते हैं तो उनको सबको कहते हैं कि अब मुझे केवल आदित्य के लिए काम करना है, उसको एस्टैब्लिश करना है। ये कई शिवसेना नेताओं ने इसके बारे में आपत्ति भी जताई है कि हम लोग हैं, और खासतौर पे राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों के वक्त पे भी ये मामला हो, तो भाई विधायकों को ट्रेनिंग देने का या फिर बैलेट पेपर कैसे है ये समझाने का काम युवा सेना, जो कि आदित्य ठाकरे का संगठन है, जो उसके यूनिट के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने उनको बैलेट पेपर समझा रहे थे। तब जाके इनका पहला झगड़ा हुआ एकनाथ शिंदे और इनका, कि ये हम लोग सर कर लेंगे, हम लोग लीडर हैं, हम लोग करेंगे। तो ये बात जब आदित्य को पता चली तो आदित्य ने कहा कि लीडर तो हम भी है, हम भी संभाल सकते हैं। तो ये क्राइसिस का एक, जो कहें हम लोग की जो इंस्टेंस होता है, ये क्राइसिस यहाँ पे शुरू हुआ, और उसके बाद में उसके साथ में और बहुत सारे रीजन जो इतने दिनों से नप रहे थे, उसका पुलिंदा जुड़ता गया। तो फाइलों का क्लियर होना, एकनाथ शिंदे से जुड़ी हुई सारी फाइलें सीएम के पास में आती थी। फिर उसके बाद में अर्बन डेवलपमेंट की सारी फाइलों में या फिर बैठकों में आदित्य ठाकरे शिरकत करते थे, ये बता के कि अर्बन डेवलपमेंट के बहुत सारे मुद्दे ये एनवायरमेंट से जुड़े हुए भी हैं, तो इसको हमको उस नजरिए से भी देखना चाहिए, टाउन प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट को एनवायरमेंट के हिसाब से भी देखना चाहिए। तो ये जो दखल की अलग अलग तरीकों की उनकी खुद की मिनिस्ट्री में, ये भी बहुत बड़ा मामला है, जिसके वजह से ये और देवेंद्र फडणवीस बहुत अवेलेबल लीडर है। आप उनकी आइडियोलॉजी को और इसके ऊपर कितनी भी क्रिटिसिज्म कीजिए, शरद पवार, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ये ऐसे नेता है जो 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं और सारे लोग के लिए अवेलेबल रहते हैं, बियॉन्ड पार्टी लाइन, बियॉन्ड आइडियोलॉजी लाइन। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एक्सेसिबिलिटी का भी मामला है, जिसके वजह से देवेंद्र फडणवीस बहुत ज्यादा करीबी लगे एकनाथ शिंदे को, और इन्होंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ में काम किया है, जिसमें इनकी बहुत सारी आम सहमति बनी और जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगे। जो समृद्धि महामार्ग है, ये बहुत बड़ा की फैक्टर बताया जाता है इस पूरे विवाद का जड़, क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंस, बहुत बड़ी पावर इसी प्रोजेक्ट से आई है, और यहीं पे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती भी और ज्यादा कहे कि मजबूत हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।